चलो बच्चों, आज हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको समझेंगे। उसका फार्मूला, उसका डायमेंशनल फार्मूला, उसका यूनिट और उसके जितने सिग्निफिकेंस है उसको समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए, टॉपिक्स क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब क्या है ना, फील्ड, जहाँ फील्ड बात आती है तो किस फोर्स की बात होती है? तो डिस्टेंस फोर्स की बात होती है। डिस्टेंस फोर्स यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात होती है, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो। तो क्या है ना, अब आप ऑलरेडी आप जानते हो, जो कोई बड़ी बॉडी जो है, ह्यूज मास वाला बॉडी होता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते क्या होते हैं, स्मॉलर बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखती है, अटैक करने की क्षमता रखती है। लेकिन उसका भी एक लिमिट है, जो कहाँ तक वो अट्रैक्ट करेगी और कहाँ से वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। डिस्टेंस के साथ क्या होता है, इन्वर्सली उसका रिलेशन होता है, स्क्वायर ऑफ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी। ये बॉडी है, एक छोटा सा बॉडी यहाँ पर मान लिया, इसका बीच का डिस्टेंस को r मान लिया, ये रेडियस का मान लिया, क्या मान लिया, r। ये अर्थ है जिसका मास क्या है, m है। m क्या है, ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है। तो मास m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। अब चलिए, और r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, वेयर क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। वहाँ कैलकुलेट करना है, जो वहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी कितना है, कैलकुलेटेड। अब क्या है ना, जहाँ पर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पर यूनिट मास रख दीजिए और देखिए जी कितना फोर्स लग रहा है। तो यदि ये मान लेते हैं m मास की बॉडी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ कितना लगेगा? तो आप जानते हो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से जो फोर्स कितना लगेगा मास m पर, तो Gm/m/a/r²। तो ये फोर्स किस पर लग रहा है? तो m मास की बॉडी, यदि ये यूनिट मास की बॉडी होता तो फोर्स कितना लगता? यदि ये Fg बॉडी मास m मास पे इतना लगा, यदि m मास की बॉडी होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास ऑफ द बॉडी, यानी आप इसको बना दोगे 1, m को बना दोगे 1 यूनिट मास, तो ये क्या हो जाएगा, Fg क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा। I कहलाएगा Gm/r²। यानी कहने का मतलब हो गया, यहाँ पर एक रिलेशन आपको आ रहा होगा, Gm/r², ये r रहेगा, स्मॉल r ही रहेगा। अब क्या है, अब हम थोड़ा सा एक जगह बनाते हैं ताकि हम कुछ लिखने की स्थिति में आ जाएं, जगह मिल जाए। अब क्या है, आप देखते हो, ये इसको हम लिख सकते हैं I को Fg/m। तो Fg बराबर क्या हो गया, Igi = m। ये फील्ड I क्या है, फील्ड इंटेंसिटी, कौन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और Fg तो जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और m क्या है,
मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। तो ये रिलेशन आया आपको। और क्या आ सकता है? और रिलेशन आप देखेंगे, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। अब जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वैल्यू निकालते हो तो आपको क्या है? Gm/r²। तो हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 से, बट वी नो, वी हैव, लेकिन हमारे पास एक रिलेशन है दूसरा, आई है एक पहला। तो क्या लिख सकता हूँ? हमको बहुत सारे फार्मूला को कलेक्ट करके रखना होता है ताकि हम न्यूमेरिकल बनाए, तो ये सारे फार्मूला, सारे रिलेशन को याद रखना उचित होगा ताकि हम आगे हमारा न्यूमेरिकल वगैरह मिले तो हम आसानी से बना पाएँ। अब क्या है? ये रिलेशन आया तो देख रहे हो जी, I = G हुआ। I = तो G हुआ, लेकिन I = ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, बोथ क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड हैव सेम डायरेक्शन, बट I क्या है? फोर्स ऑन कौन फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लिख दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। और G क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। माने दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। अब चलिए, अब हमको तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रखना है, ज़्यादा हमको कॉन्सेंट्रेट करना है आई पर, फील्ड इंटेंसिटी पर। तो चलिए आई का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा और आई का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ आई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपके पास मिला है Fg/m, इसका होता है न्यूटन, मास का होता है पर केजी, यानी न्यूटन पर केजी हो गया इसका यूनिट। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला तो वही होगा, आई का डायमेंशनल फार्मूला तो फोर्स का होता है mLT-2 तो mm का पावर क्या हो जाएगा? 0 LT-2। तो ये जी का भी वही डायमेंशनल फार्मूला होता है, इसका यही होता है। अब यदि हम किसी स्फेरिकल सेल में जाएं तो वहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उसका बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए उसको जान लेना बहुत उचित है। तो हम जान लेते हैं, जो अर्थ से दूर, अर्थ से नज़दीक, अर्थ के अंदर, इसके साथ ही किसी सेल के बाहर, सेल के अंदर। ये फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे, खाली याद रख लेंगे, लिख लेंगे और उसको आगे इसका यूज करेंगे। चलिए, अब क्या है ना, यदि अर्थ के पास चलें और फॉर अर्थ के कंसर्न में चलें तो क्या होगा? ये अर्थ से कोई दूर r है, ये r क्या है? r = r। तब क्या है? I बराबर होता है Gm/r², जहाँ क्या है? r = r। ये कंडीशंस के साथ ये फार्मूला हो गया, नंबर 1। अब नंबर 2, जब r क्या हो? रेडियस के बराबर हो, तो I क्या हो जाएगा? Gm/r²। तीसरा कंडीशंस, यदि आपको r यहाँ पर अंदर में निकालते हैं, r क्या हो? r <r हो, तो इस हालत में आपका फार्मूला हो जाएगा Gm/r³ × a r। तो ये अर्थ के लिए हो गया। तो चलो, इसका डिराइवेशन तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको याद रखेंगे। और यदि सेल की बात करें, सेल का मतलब रिंग की बात करें, रिंग टाइप का मटेरियल बॉडी हो यानी हॉलो स्फीयर हो, तो उसके लिए क्या क्या रिलेशन होगा उसको याद रखते हैं, समझ लेते हैं। अब क्या है ना, अब चलिए
फॉर सेल, सेल, सेल का मतलब हॉलो स्फीयर, ये सेल है। अब इसका रेडियस को, एवरेज रेडियस को r मान लिया। ये हमारा यहाँ पर कोई पॉइंट है r, तो यहाँ पर i का वैल्यू क्या होगा, Gm/r², जहाँ r क्या हो, कंडीशन 1 r इज ग्रेटर देन r। दूसरा कंडीशन r क्या हो, रेडियस के बराबर हो, तो i हो जाएगा Gm/r²। और यदि सेल के अंदर हो, सेल के अंदर कोई r हो, यहाँ पर निकालना हो, तो इसके अंदर सराउंडिंग में मास क्या है, मास 0 है, क्योंकि ये तो हॉलो स्फीयर है, मास तो होगा तो सरफेस पे होगा, तो अंदर में मास क्या है, 0 हो, तो i बराबर क्या होगा, Gm/r² करेंगे तो ये मास 0 बन जाएगा, G × 0/r², तो 0 आ जाएगा। यानी किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो 0 होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी बात, सारी बातें। अब हम एक न्यूमेरिकल बनाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है ना, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑफ साइड ए चाहे एल जो भी मान लो, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the centroid of an equilateral triangle, equilateral triangle। तो चलिए बहुत शॉर्ट में ये बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मास m है, यहाँ पर भी मास m है, यहाँ पर भी मास m है। अब जबकि तीनों सेंटर पर मास m रखा हुआ है, तो इसके चलते ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब क्या है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और जहाँ पर तीनों पॉइंट मिलता है, तो ये हो गया सेंट्रॉइड, इसको नाम दे दिया C। ये क्या है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये l/2 हो जाएगा, ये l/2 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो पहले हम इसका नाम लेते हैं ABC। यदि हम BC निकाल लें, चाहे AC निकाल लें, चाहे यहाँ पर हम O लिख देता हूँ, हम OA निकाल लें, OB निकालें, OC, देखने में बड़ा छोटा लग रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बराबर ही होगा। अब क्या है ना, इस ट्रायंगल में जाते हूँ, इसका नाम देता हूँ M, O, इसका नाम देता हूँ P, A, O P B में, तो ये 30 है, ये l/2 है, तो ये क्या होगा, अब है फ्रॉम, ये 90 है, फ्रॉम RT ट्रायंगल क्या लिखेंगे, OPB, OPB में क्या आएगा, sin 30 लिखें, हाँ sin 30 नहीं, cos 30 से काम हो जाएगा, cos 30 लिखेंगे तो बेस यानी BP, हाइपोटेनस BO, cos 30 का √3/2, BP, l/2, BO, ये हमको निकालना है। तो l/2 कितना हुआ, क्या हो जाएगा, BO को इधर लाता हूँ, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, फिर से देख लेता हूँ, थोड़ा अलग कर लेता हूँ, घिच पिच हो रहा है यहाँ पर। cos 30 का वैल्यू क्या हुआ, √3/2, BP का वैल्यू l/2, BO का वैल्यू नहीं मालूम है, BO यहाँ जाएगा, ये 2 काट देता हूँ, तो BO कितना हो जाएगा, l/√3, ठीक है। तो BO हो गया, उतना ही हमारा ये होगा, BO
AO CO, ये सब क्या होगा L/√3। तो चलिए ये तो हमारा हो गया। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस तो निकल गया, अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन भी होता है, किधर होगा, जिधर मेन मास यहाँ पर B के चलते। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास m एट B क्या होगा, G इसका मास m और डायरेक्शन इधर ही होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, यानी OB की तरफ होगा। तो ये डिस्टेंस कितना था, L/√3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 3 ऊपर चल जाएगा, ये √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 3 GM स्मॉल m है बाई L²। डायरेक्शन क्या होगा, किधर होगा, along OB। सिमिलरली ए के चलते हुआ ना, मास एट B, GF ड्यू टू मास एट ए के चलते यही होगा, क्योंकि वहाँ भी मास है, वही डिस्टेंस है, डायरेक्शन होगा जिधर m मास होगा। तो लिख देता हूँ 3 GM L² along OC। अब क्या हुआ ना, ये हुआ, ये B पार्ट हुआ, इसका C पार्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास एट C। तो हटाऊँ, ऊपर में लिख देता हूँ। अब क्या है ना, इसको हटा देते हैं, नीचे में नहीं दिखता है कैमरा के अंदर, तो चलो इसको हटा दिया। अब क्या है, यहाँ पर भी आ जाएगा 3 GM बाई L²। L² किधर जाएगा, along OC। तो आप देख रहे हो ये 3 फोर्सेस लग रहा है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। इसमें एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो क्या है ना, इसका तोड़ दो, ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका, इसको I1 I2 I3। I1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये I1H, ये I2H क्या हो जाएगा, इक्वल में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसका A वाला रहेगा। तो A वाला यदि बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा I1 cos, I1 का वैल्यू कितना है, तो 3 I1H वर्टिकल लिख देता हूँ, क्या होगा 3 GM L² cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, नीचे की तरफ है तो माइनस ले लिया। I2 भी ये -3 GM L² 1/2, I1 भी I2 भी जोड़ेंगे तो आधा आधा क्या होगा, -3 GM बाई L² हो गया। अब क्या है ना, I1 भी I2 भी, I1 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, I2 का वर्टिकल कंपोनेंट, तो -3 GM L² है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, GM 3 GM बाई L²। तो ये दोनों जोड़ोगे, ये वाला जोड़ते हैं तो क्या आएगा, तो I1 भी I2 भी I3, तो क्या हो जाएगा, -3 GM बाई L², 3 GM बाई L², कट गया, 0 हो गया। एक बात और ध्यान दीजिए, इसका
चाहे आप ये दोनों का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी जरा लगा सकते हो। दोनों के बीच में एंगल 0 है तो इसका रिजल्टेंट कहाँ किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, और इसका रिजल्टेंट और इसका जोड़ोगे ताकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसका ऊपर की तरफ है, तो दोनों का साइन अलग अलग रहेगा। यानी दोनों इक्वल में आता है तो ये माइनस में तो ऊपर वाला प्लस में, और दोनों का ऐड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और नहीं तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ज़रा सिमेट्रिकल बिहेवियर से देखिए, एक इधर फोर्स लग रहा हो, इधर फोर्स लग रहा हो, सिमेट्रिकल फोर्स लग रहा है, देखिए 120 120 और बराबर फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी और सारा न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि मेरा बताया हुआ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा लगा हो और ज़रूर समझ में आ गया हो। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाभ उठाकर अपने ज्ञान का